जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आ गए हैं परीक्षण 18 पर। इसके पहले हमने 17 परीक्षण अपलोड कर दिए हैं, जाकर के उनको देख सकते हैं। आज के इस परीक्षण में जो पहला प्रश्न है वो है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 और लघुत्तम समापवर्तक 288 है। यदि एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक संबंध है, वो क्या संबंध है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका मस गुणित उनका लस। किनका? इन्हीं संख्याओं का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक संख्या क्या है? 72 है। ठीक है, एक संख्या क्या है? 72 है और दूसरी संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है तो चलिए उसको हम एक मान लें। और मस कितना है? 24 है और उसका लस लघुत्तम समापवर्तीय यह है 288। ठीक, अब क्या करेंगे कि एक से बराबर मतलब दूसरी संख्या को हमको ज्ञात करना है तो उसको एक पक्ष में रख देते हैं। इस 72 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणा है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा, यानी बटे 72 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको कटा करके देखें। 2 तिया 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, 2 छिक्का 12। इसी तरीके से हम इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम देखें तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। क्या हम 288 और 3 को कटा सकते हैं? देखिए 8 8 होता है 16 और 16 2 18 और 18 3 के पहाड़ा में है तो इसलिए कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 मियाँ 27, 28 में 27 गया, बच गया 1 और ये 18 हो जाएगा। तो 3 छिक्का 18। अब आ गया केवल 96। तो 96 क्या है? ये दूसरी संख्या है। एक से बराबर क्या है? 96, ये दूसरी संख्या है। ए ऑप्शन देखिए, 96 इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें कि एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने ए स्थान से चलकर 2 घंटे में आधी दूरी तय कर ली। ए और बी स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। ठीक, एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर चली जाती है। तो ए स्थान से चल करके 2 घंटे में आधी दूरी तय की। आधी दूरी ही तय कर पाती है ये 2 घंटे में, जबकि उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है प्रति घंटा 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे में आधी दूरी तय की है तो कितना चली गई है? 1 घंटा में तो 60 किलोमीटर चली जाती है तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर चली जाएगी। और हम देख रहे हैं कि 2 घंटा में आधा ही ये तय कर पाई है। ठीक है, तो आधा तय कर पाई है यानी आधा बचा हुआ है। आधा बचा हुआ है कहने का मतलब क्या है? 120 और बचा हुआ है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ए और बी की बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे 120 और जो आधा बचा है 120, उन दोनों को हम मिला दें तो 240 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 240 किलोमीटर। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि एक बस ने दिल्ली से शिमला के लिए 8:20 पूर्वाह्न है। पूर्वाह्न है मतलब सुबह का वक्त है। ठीक है, पूर्वाह्न को हम क्या बोलते हैं? जो दोपहर के 12 बजे के पहले सुबह है ना। तो 8:20 में क्या है कि पूर्वाह्न को प्रस्थान किया, ये निकलता है। और उसने शिमला पहुंचने में 8 घंटे 45 मिनट लगाए। 8 घंटा 45 मिनट लगा लेता है तो क्या हो जाएगा? हम 8 घंटा 45 मिनट को इसमें जोड़ेंगे। ठीक, तो वह शिमला कितने बजे पहुंची, फिर हमको शिमला कितने बजे वो पहुंच रही है ये पता चल जाएगा। तो जोड़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा 0.5 का 5 और 4 और 2 हो जाएगा 6। मतलब यहां पर देखिए 6 जैसे ही होता है मतलब वो 60 मिनट हो गया। यहां पर ये तो 5 मिनट हुआ लेकिन ये दहाई है। 2 और 4 जो है दहाई के स्थान है। तो यहां यदि 6 होता है तो 60 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। इसलिए हम यहां पर 6 न लिख करके सीधा 0 लिखते हैं
और जो 60 मिनट का जो है ना आंकड़ा, उसको इधर आकर के हम 1 घंटा को इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए ये कॉलम जो है आपका घंटा का है, 6 नहीं जोड़ेंगे, 6 नहीं जोड़ेंगे, मतलब 60 मिनट बराबर होगा 1 घंटा, तो 1 घंटा जोड़ रहे हैं, ठीक है। 8 8 16 और 1 हो जाएगा 17, मतलब कितना बजे ये जा रही है, ये 17:05 में वहां पहुंच रही है। 17:05 में शिमला पहुंच रही है। यहां पर 17 बजे वाला बात आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपराह्न है, 12 बजे के बाद का समय हो जाएगा अपराह्न। तो ये अपराह्न में पहुंच रही है, लेकिन हमको जो है ये ज्ञात करना है कि 17 घंटे 5 मिनट, ये जो 17 बजे 5 मिनट, इसको हम 12 घंटे के हिसाब से देखें तो हो जाएगा ये 5:05 अपराह्न में ये शिमला पहुंच रही है। 5:05 क्यों कहा, क्योंकि देखिए आप 17:05 में 12 बजे को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 12 बजे तक तो दोपहर है, इधर जो आएगा समय वो 13 14 15 16 17 इस प्रकार से होगा, 1 2 बजे 3 बजे को, है ना। तो हम ये क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का 5, 0 का 0, और 17 में 12 गया तो बच गया 5। ये देखिए 5:05 ये होगा अपराह्न। तो क्या इस प्रकार से है ऑप्शन में, जी हाँ, देखिए आप भी ऑप्शन को 5:05 अपराह्न, ये सही उत्तर होगा। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 बार 9 लिख लेंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी 9,999। और छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर जो बाकी जो अंक है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 4 अंक का बना लेंगे। तो 1 और 3 0, ये 4 अंकों की छोटी संख्या होगी। दोनों का योगफल यानी जोड़ेंगे, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और ये 9 और 1 हो जाएगा 10, मतलब 10,999 यहाँ पर है ऑप्शन में। जी हाँ, सी ऑप्शन देखिए 10,999 ये इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि एक आयत का घेरा 280 मीटर है। एक आयत का घेरा जो है 280 मीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर हम देखें तो इसका जो घेरा है, इसका जो घेराव है वो कितना है, 280 मीटर। तो एक प्रकार से हम ये मान लें कि परिमाप है, परिमाप जो है 280 मीटर है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इनमें जो इनकी लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है, 4:3 का। मतलब क्या है कि ये यदि 4x है लंबाई, तो चौड़ाई कितनी है, 3x है। x इसलिए मान लिया क्योंकि अनुपात में दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया है कि 4 मीटर है, 4 का अनुपात है, 4 का गुणज में रहेगा, और चौड़ाई जो है 3 के गुणज में रहेगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई का होगा। मतलब लंबाई धन चौड़ाई को आप जोड़ोगे और उसको किससे, 2 से गुणा कर दोगे, तो उसका परिमाप निकल जाएगा, 280 मीटर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 गुणा और लंबाई की जगह में हम लिख देंगे 4x को, और धन चौड़ाई क्या है, 3x। ठीक है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 280, इधर को हम लिख ही लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं 2 गुणित 4x धन 3x हो जाएगा आपका 7x, और इधर 280। फिर हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 7x बराबर 280/2 हो जाएगा। हम कटा लें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 शून्य 0, मतलब 140। अगले स्टेप में होगा क्या कि 1 बराबर इधर 7 जो गुणा है इधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो 140 के साथ 7 जो है भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 का 0, यानी 1 बराबर हो गया आपका 20। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा, x का मान यदि निकल गया तो 4x का मान हो जाएगा 4 गुणित 20, यानी 4 गुणित 20 यानी 80 मीटर। ठीक है, और इसी तरीके से 3x जो चौड़ाई है 3x, उसका मान क्या हो जाएगा, 3 गुणित 20 यानी 60 मीटर।
ये तो पता चल गया कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। अब हमको जो है ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो जब लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया है तो आयत का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लंबाई हो जाएगा 80 और चौड़ाई हो जाएगा गुणित 60, मतलब 6 अट्ठे 48 और ये शून्य और इस शून्य को हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में उत्तर आएगा क्योंकि मीटर और मीटर का गुणा होता है ना। तो ये हो गया क्या 4800 या 4800 वर्ग मीटर। ये इसका पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये इसका क्या होगा, ये सही उत्तर होगा। अब हम इसको इरेज कर दें, मिटा दें। 4.7 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.0047 हो जाए। 0.0047 हो जाए, मतलब हम 4.7 में क्या गुणा करें, मान लो 1 से गुणा करें तो ये उत्तर आता है, ठीक है। अगले स्टेप में करेंगे क्या कि 100 को एक तरफ रखेंगे और ये जो है ना 4.7 इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0047 के साथ ये बटे हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे। हल कर रहे हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हम हटाने का काम करेंगे। वो हटेगा कैसे, हम दशमलव को यदि पीछे तरफ ले जाते हैं, है ना, 1 2 3 4 4 कदम पीछे की ओर ले जाएं तो ये वाला जो दशमलव है ये पीछे में जाएगा तो एक प्रकार से हट गया समझिए, 47 दशमलव हो जाएगा, यानी 47 पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो वैसे ही करते हैं, 1 2 3 4 4 कदम चलाते हैं तो ये हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 47 हो जाएगा। सामने वाला शून्य का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये दशमलव यदि यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा 2 3 और 4 कदम चलेगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। और ये दशमलव इधर, तो सामने वाले शून्य का कोई अर्थ नहीं है। तो जब इसमें 4 कदम हमने इसको चलाया है तो यहां पर भी ये 4 कदम चलेगा तो हो जाएगा कितना, 1 कदम जब चलेगा, फिर 2 कदम, 3 कदम और ये हो जाएगा 4 कदम। इस प्रकार से 4 कदम चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47,000, ठीक है। आशा है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा किस चीज की बात हो रही है। या सीधा सीधा आप ये कहें कि इस दशमलव को आप हटाना चाहते हैं तो इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो खैर मैंने दशमलव को चला करके आप लोगों को समझाया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जल्दी बनाना रहता है तो ये उपयोग करना ही पड़ेगा। 47 से कम 47, 47 से कम 47 और इस शून्य का शून्य हम लिख लेते हैं। कहने का मतलब हो जाता है 1 बटे ये हो जाएगा 1000। अब क्या करेंगे, अब जो है फिर से हम दशमलव को सामने लाएंगे। यहां है दशमलव, ये मान के चलें, ठीक है। नीचे वाले को 1 करना है, 1 2 3 कदम चलाना पड़ेगा तब जाकर के नीचे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो जब 3 कदम इधर चलाएंगे तो ऊपर वाले को भी चलाना पड़ेगा, इधर है तो 1 2 3 ये इस प्रकार से होगा। तो 0.001 ये आ जाएगा उत्तर, 0.001। यहां पर है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, डी ऑप्शन देखिए, 0.001 ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। कौन सी संख्या 5/20 के तुल्य है, कौन सी संख्या 5/20 के तुल्य है, और उत्तर जो विकल्प में है वो है प्रतिशत के रूप में। तो आप क्या कर दें, प्रतिशत इसको बना दें तब पता चल जाएगा। तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25% इसका उत्तर आ रहा है। तो ये आप उत्तर क्या है, 25% इसका सही उत्तर है, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें तो 800 का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 800 मूलधन है, ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये क्या होता है, ये ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज का। तो मूलधन इसमें कितना है 800 और दर कितना है 6% यानी 6/100 और समय क्या है 5 वर्ष, ठीक। अब हम इसको कटा करके देख रहे हैं जितना भी कट पा रहा है, ये देखिए इस शून्य को काटते हैं, ये भी शून्य और ये भी शून्य, ऊपर नीचे 2 शून्य कट गए। फिर हम इसको जो है हल करते हैं, ये हो जाएगा 5 छिक्का 30
30 का 0 और सामने में आया 3 और 3 का गुणा हम 8 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, तो ये हो जाएगा 240। तो 240 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। आप एक बार आराम से गुणा कर लीजिए कि 8 गुणित 6 गुणित 5, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए इसका सही उत्तर होगा 240। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्न है कि 15 कलमों का मूल्य 12 रुपये 75 पैसा हो तो 24 कलमों का मूल्य क्या होगा। 15 कलमों का मूल्य कितना है 12 रुपया 75 पैसा या 12.75 रुपये के हैं। तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, ये जो 15 है ना इसको इधर क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, ये इस प्रकार से बटे 15 हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, एक पेन का मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 127 में 120 गया बच गया 7 और 15 पच्छे हो जाएगा 75। इस प्रकार से हम देखें तो 0.85 इसका उत्तर आता है। कहने का मतलब यह है कि 85 पैसे एक पेन का मूल्य है। तो 24 पेन का मूल्य कितना होगा, 24 पेन का मूल्य यदि आपको ज्ञात करना रहेगा तो आप 0.85 में 24 का गुणा करेंगे। तो हम गुणा कर रहे हैं 4 पंछे 20, हाथ में आया 2 और हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 32 और 2 हो जाएगा 34। फिर हम गुणा करते हैं, ये 2 पंछे 10, हाथ में आया 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 हो जाएगा 17, शून्य का शून्य 4 शून्य 4 और 3 7 हो जाएगा आपका 10, हाथ में आया 1 और इसके सामने जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पर हमको दशमलव लगाना पड़ेगा और आ जाता है उत्तर आपका 20 रुपये 40 पैसे। तो है ऑप्शन में, अरे यहाँ पर वो विकल्प नहीं है तो यहाँ पर इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 320 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कुल कितने छात्र पास हुए। यहां पर देखिए 35% क्या है फेल होते हैं छात्र, ठीक इसके हम विपरीत सोचें तो 65% बच्चे पास हो रहे हैं और कुल कितने हैं, कुल जो है 320 छात्रों ने परीक्षा दी। तो 320 छात्रों ने जब परीक्षा दी है तो उसका 65% जो बच्चे पास हुए हैं, 65% मतलब 65/100 बच्चे पास हुए हैं। तो कितने बच्चे जो है पास हुए ये इस प्रश्न का, तो कितने बच्चे पास हुए यही पूछा गया है, ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं शून्य को, ये भी शून्य कट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 एकम 5 और 6 में 5 गया बच गया 1, 5 दिया 15, ये कट गया। फिर 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 और 3 में 2 गया बच गया 1, 2 छिक्का 12, ठीक है। अब हम ऊपर में देखते हैं कि 16 है और इधर कितना है 13 है, 13 छिक्का 78, 78 का 8 हाथ में आया 7 और 13 एकम 13 और 7 हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 208। तो 208 छात्र पास हुए, ये बी ऑप्शन देखिए 208 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं वो क्या है कि एक व्यक्ति ने 1850 में एक गाय खरीदी, उसने उसे 150 रुपए की हानि से बेच दिया, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या है, गाय का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, देखिए जो व्यक्ति ने गाय खरीदी थी, तो गाय खरीदी थी कितने, उसको क्या बोलेंगे हम क्रय मूल्य बोलेंगे, खरीदने के मूल्य को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और उसमें क्या हुआ कि उसको 150 रुपये हानि से बेच दिया, मतलब कम हो गया उसका रेट, तो क्या हो जाएगा ऋण हानि हो जाएगा, ठीक। जब हम क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो वो कितना है विक्रय मूल्य माने कितना में वो बेचा ये हमको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो क्रय मूल्य कितना है 1850, उसमें हम हानि को घटा देंगे 150 को तो मिल जाएगा उत्तर।
क्या हो जाएगा, हम ये घटा रहे हैं 150 को, तो ये हो जाएगा 0 में 0 गया, 5 में 5 गया 0, और 8 में 1 गया, बच गया 7, 1 का 1, 1700 रुपये होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है 1700, ये इसका सही उत्तर होगा। गाय का विक्रय मूल्य 1700। ठीक, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है। पहली संख्या के 1/4 भाग का मान 3 है, तो दूसरी के 1/2 का मान क्या होगा। यहां पर देखिए दो संख्याओं का योग 20 है, मतलब एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, दोनों का योग कितना है 20 है। ठीक, और यहां पर यह है कि पहली संख्या के 1/4 भाग का मान 3 है। पहली संख्या मतलब x का हम देखें तो x का 1/4 भाग, कहने का मतलब है x का 1/4 भाग का मान कितना है 3 है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि x बराबर हो जाएगा 1/4 है, इसे हम क्या कर देंगे, उसको पक्षांतर कर देंगे, तो 3 तरफ आकर के ये 4 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और हमको मान मिल गया x का मान 12। तो जब x का मान हमको 12 मिल गया तो y का मान कितना हो जाएगा, y, अब 12 धन y बराबर 20, या हम कहें y बराबर 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 20 में 12 घट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 8। तो यहां पर हमको पता चल गया क्या, एक चीज पता चला कि x बराबर आपका 12 है और y बराबर है आपका 8। ठीक है, अब आगे हम देखें दूसरी के 1/2 का मान क्या होगा। दूसरी के मतलब दूसरी संख्या, माने ये y बराबर 8 का 1/2 का मान क्या होगा। देखिए 8 का 1/2 मान मतलब 8 का 1/2 मान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो 8 गुणित 1/2 यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4। तो उत्तर क्या हो जाएगा 4। तो यहां पर सी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे हम देखें, उससे पहले हम इरेज कर दें। यहां पर देखिए कि 5.6 गुणित 3/8 धन 5.6 गुणित 5/8 का मान क्या होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले तो 5.6 गुणित 3/8 धन 5.6 गुणित 5/8। यहां पर हम देखें 5.6 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में है, और यहां पर फिर बच जाएगा 3/8 धन 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है यानी गुणा है, लेकिन हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। दोनों का लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा 8, क्योंकि समान हर है इसलिए समान हर जुड़ जाते हैं, है ना। दोनों का 8 हो जाएगा, और ऊपर का हम देखें 3 धन 5 बराबर ये भी 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5.6 गुणित ये हो जाएगा 8/8। ये देखिए कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कुल मिला के देखें तो एक ही आएगा। तो 5.6 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो उत्तर तो 5.6 ही रहेगा ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार से है आंसर में, जी हाँ, ए ऑप्शन देखिए 5.6 इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर क्या है, ये लंबाई है। फिर हम देख रहे हैं कि चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है इसका 10 मीटर। ठीक, फिर हम देख रहे हैं कि ऊंचाई कितना है 20 मीटर, ऊंचाई है आपका 20 मीटर। ठीक, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है वो इस प्रकार से कि बराबर होगा आपका 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद गुणित ऊंचाई। तो इस सूत्र में आपको जो है जमा देना है, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई है 15 और चौड़ाई है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पर जोड़ देते हैं हम, 25 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 10 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25 लंबाई धन चौड़ाई में, फिर गुणा आपका कितना है 20, उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देते हैं। ये देखिए 25 और 2 को हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, और 50 और 1 शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। इस दोनों का हम गुणा करेंगे 25 गुणित 20 का तो हो जाएगा 500, 25 दूनी 50 और इस शून्य का शून्य,
फिर इसके साथ हम 2 को गुणा कर देते हैं, यानी 500 को गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 शून्यों को हम लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 और ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर में इसका उत्तर आएगा। तो 1000 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन देखिए 1000 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें कि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 39 रुपये हो। 1 दर्जन, यहां पर देखते हैं 1 दर्जन में कितना हो जाएगा 12 नग है ना, तो 12 नग कॉपी का मूल्य कितना है 39 रुपया। ठीक, तो 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम 1 कॉपी का मूल्य ज्ञात कर लें। तो ये 12 इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग चला जाएगा तो हमको 1 कॉपी का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम ये भाग दे रहे हैं इसको, देखिए 3 से देंगे, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी हो गया आपका 13/4। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लें। कहने का मतलब ये है कि 13 को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 13 में 12 गया बच गया 1 दशमलव हम लगाएंगे तो 1 शून्य लगा सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 में 8 गया तो बच गया 2, 1 शून्य और लगा सकते हैं तो 4 पंछी हो जाएगा आपका 20। तो कितना आ गया 3.25। 1 कॉपी का मूल्य कितना आ गया 3.25। ठीक है, तो इसी तरीके से देखें तो 5 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें हम 5 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 5 पछे 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हाथ में आया, अब 1 आया और 5 दिया 15 और 1 हो जाएगा आपका 16। दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2, तो हम दशमलव को यहाँ पर लगाएंगे कि 2 अंक यहाँ पर लिख सकें, है ना, तो ये हो जाएगा 16 रुपये 25 पैसा। 16 रुपये 25 पैसा, ये देखिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 16 रुपया 25 पैसा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि 1200 का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल का ब्याज क्या होगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, यहां पर मूलधन कितना है 1200, दर कितना है आपका 6 सही 1/4%। ठीक, और समय है आपका 8 साल। तो इसको पहले हल कर देंगे, किस तरह से हल करेंगे, 1200 का तो 1200 लिख लेते हैं, 6 चौक 24 या 4 सिक्का 24 और 1 25 हो गया, 25 बटे हो जाएगा आपका 4 और ये प्रतिशत का हम प्रतिशत को भी लिख सकते हैं 1/100 और गुणित 8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से केवल 12 बचा है और इधर 25 बचा है और इधर ये ऊपर में है आपका 2, 25 दूनी हो जाएगा 50 और ये हो गया 25 दूनी 50 और होता है कि 12 पंचे 60 या 5 12 60 और ये शून्य का शून्य, यानी 600 रुपये होगा सही उत्तर। तो ये ऑप्शन देखिए 600 रुपये इसका ब्याज होगा। अगला हम प्रश्न देखें कि एक आयताकार कमरा 5 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। एक आयताकार जो कमरा है वो है 5 मीटर लंबा, ठीक है, और चौड़ा कितना है 3 मीटर। 3 मीटर क्या है वो चौड़ा है। यदि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए एक सूत्र है कि कमरे का जो क्षेत्रफल है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं तो 2 की जगह में तो 2 आएगा ही, लंबाई की जगह में क्या जाएगा आपका 5 धन चौड़ाई की जगह में हम 1 समान लें और ऊंचाई की जगह में हम गुणित 3 कर लेते हैं। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना है 48 है। ठीक है, अब अगले स्टेप में करेंगे क्या, अगले स्टेप में कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं कि 48 को हम जैसा का तैसा लिख दें और फिर हम देख रहे हैं कि 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 का गुणा जब 5 कोष्टक में 5 धन 1 से उसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हम 48 लिखे रहते हैं, ये हो जाएगा 5 का 30
और ये 6 के साथ गुणा होगा तो 6x हो जाएगा। अगले स्टेप में होगा क्या कि एक तरफ हम 6x को रखने देते हैं और ये जो 30 है इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आपके 48 तरफ यदि 30 घट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा कितना, 48 में 30 घटेगा तो आपका आ जाएगा 18। और 6x बराबर हो गया यहाँ पर 18। अगले स्टेप में क्या होगा कि x को इधर रख देंगे और 6 इधर जो गुणा है इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 18 के साथ 6 जो है भागित हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो 3 उत्तर आ जाएगा। तो 3 मीटर होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मीटर ये सही उत्तर है। असल में ये जो 3 मीटर जो हमने हासिल किया वो क्या था, चौड़ाई का मान था, 1 से बराबर चौड़ाई था, चौड़ाई को हमने 1 से माना था और उसका उत्तर कितना आया, 3 आया। जब इसको हमने कटाया तब जाकर के 3 उत्तर आया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें उससे पहले हम सभी को इरेज कर दें। एक संदूक का आयतन 17,000 घन मीटर है। 2 मीटर गुणित 1.7 मीटर गुणित 5 मीटर बीमाओं वाली साबुन की कितनी टिकिया इसमें रखी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 2 मीटर यानी 2 गुणित 1.7 गुणित 5 मीटर की जो साबुन है उसका जो आयतन कितना होगा इसको हम देख लें, एक साबुन का पहले। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर देते हैं। ये देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 गुणित 1.7। ठीक, फिर हम देखते हैं कि 17 का गुणा फिर हम 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 1 शून्य का 1 शून्य, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो हम यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17, उत्तर आ गया इसका 17 घन मीटर की 17 घन मीटर की साबुन है। एक साबुन की जो आयतन है वो कितना है, 17 घन मीटर की है। और संदूक का आयतन कितना है, संदूक का आयतन है 17,000 घन मीटर की। तो संदूक ये 17,000 घन मीटर की है, उसमें एक साबुन आयतन को जब हम भाग दे देते हैं तो कितना साबुन आएगा उसमें ये पता चल जाएगा। तो हम बटे 17 घन मीटर को जो है भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 और ये 3 शून्य का 3 शून्य। ठीक है, और घन मीटर तो घन मीटर कटेगा ही, तो ये 1000 की संख्या में साबुन आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा 1000। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें और प्रश्न है कि 5 गुणित 1/8, 5 गुणित 1/8 धन 5 गुणित 3/8 का मान क्या होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 5 दोनों में गुणा है तो हम 5 को कॉमन निकाल लें और यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 धन इधर 3/8। अब इसको जोड़ दें, 5 का गुणा और कोष्टक का हल पहले करते हैं, दोनों का हर समान है इसलिए लघुत्तम आ जाएगा 8 ही आएगा और ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे तो 3 1 धन 3 बराबर हो जाएगा आपका 4। तो ये 5 गुणित 4/8, चाहे तो हम यहाँ पर हम इसको कटा सकते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। 5/2 को हम थोड़ा सा और इसको हल कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया, बच गया 1। दशमलव लगाएंगे तो उस 1 में हम शून्य डाल सकते हैं तो 2 पंचे हो जाएगा 10, या सीधा सीधा कहें कि 5 का आधा क्या होता है 2.5। तो इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा 2.5। तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, वो प्रश्न क्या है कि 2.36 और 0.07 का गुणनफल में दशमलव का स्थान होगा। सबसे पहले तो हम इस दशमलव को थोड़े समय के लिए नजरअंदाज करते हैं और गुणा करते हैं 236 गुणित 7 के साथ, फिर हम दशमलव का हम देख लेंगे। ठीक है, 7 छिक्का 42 का 2 हाथ में आया 4, 7 के 21 और 4 हो जाएगा आपका 25, हाथ में आया अब 2, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 16। ठीक, ये हो गया आपका
1652। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक हैं, तो हम ऐसे जगह में दशमलव लगाएंगे कि उसके बाद 4 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पर शुरुआत में ही हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2.36 और 0.07 के गुणनफल में दशमलव का स्थान होगा, तो ये दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो ये दशमलव का स्थान होगा B4, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर प्रश्न का उत्तर निकालना रहेगा। आशा है आप लोगों को हर प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। हम मिलते हैं एक नए परीक्षण में।